हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। और गाइस, ये मानवा सच में काफी ज्यादा अच्छा है, तो इस मानवा को जरूर पूरा देखना। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक मरी हुई लड़की का लाश दिखाया जाता है और उसके सामने उसके फादर घुटने के बल बैठा होता है। और गाइस, यही हमारी स्टोरी का एमसी है, मतलब मेन कैरेक्टर। और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें मार दिया, ना सिर्फ एक बार बल्कि 99 बार। फिर वो खड़े होता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और उसके सिर के ऊपर 1 नंबर शो कर रहा होता है। फिर वो आगे कहता है, अब मेरे पास सिर्फ एक मौका बचा है। फिर वो गुस्से से कहता है, मुझ पे भरोसा करो डैमी, मैं इस बार बिल्कुल भी दोबारा फेल नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद हमें इन सब की शुरुआत को दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी टीवी देख रहा होता है और टीवी में न्यूज बता रहा होता है अचानक से कुछ अजीब क्रिएचर सिटी में अपेयर हो गए और वो तबाही मचा रहे हैं। फिर बताया जाता है ये क्रिएचर ज़ॉम्बीज हैं जो पूरी दुनिया में फैल गए हैं और ये आतंक मचा रहे हैं। फिर तभी वहाँ एमसी की बेटी डैमी आती है और वो कहती है, फादर आप क्या देख रहे हैं। फिर एमसी आगे बताता है, हमें सरवाइव करना था, हम जीना चाहते थे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ डेमी मर गई होती है और एमसी रोते और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डेमी जाग जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर एमसी आगे बताता है, लेकिन ये दुनिया खुद एक हेल था, एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की के जिंदा रहने के लिए ये दुनिया एक हेल था और बस इसी तरह से हम इस हेल में मारे गए। फिर दिखाया जाता है एमसी खुद सुसाइड कर लेता है। इस पल मुझे ऐसे लगा कि सभी चीजें खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमें बहुत ही खूबसूरत गॉडेस को दिखाया जाता है और गाइस, मैंने जितना भी मानवा देखा है उन सभी मानवा में ये सबसे ज्यादा खूबसूरत गॉडेस है और उस गॉडेस के सामने हमारा एमसी घुटने के बल बैठा होता है। फिर वो गॉडेस हमारे एमसी को कुछ बोलती है, लेकिन हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता। फिर हमारा एमसी बताता है, मुझे एक और चांस दिया गया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं और वो बिस्तर पर सोया होता है और वो अभी नींद से जागा होता है और उसके सिर के ऊपर 99 शो कर रहा होता है। फिर तभी वो हैरानी से खड़े हो जाता है और अपने बॉडी को देखते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आखिर ये क्या चल रहा है। फिर तभी वो बगल की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है। उसके बगल में मिरर होता है और वो अपने सिर के ऊपर के नंबर को देखकर सोचने लगता है, ये नंबर मेरे सिर के ऊपर, आखिर इसका मतलब क्या है। फिर तभी वो डेमी के रूम के दरवाजा को खटखटाने लगता है। फिर वो दरवाजा को पीटने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, रू डेमी जल्दी से दरवाजा खोलो, अभी के अभी दरवाजा खोलो। फिर डेमी कहती है, सच में आखिर आपको आधी रात में क्या हुआ, आप इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो। फिर जैसे ही डेमी दरवाजा खोलती है हमारा एमसी उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, डेमी क्या तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर डेमी कहती है, आपको क्या हो गया है, क्या आपको बहुत ही बुरा सपना आया था। फिर हमारा एमसी डेमी का हाथ पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ वो लोग तैयार हो जाते हैं और डेमी कहती है, सच में आपको क्या हुआ, क्या आप बता भी नहीं सकते। फिर उसका फादर मतलब एमसी कहता है, कुछ भी सवाल मत पूछो, बस मुझे फॉलो करो। फिर वो लोग जा रहे होते हैं और डेमी कहती है, फादर आपके वजह से मुझे तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते। फिर हमारा एमसी कहता है, हमारे पास जरा सा भी समय नहीं है, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। पर वो इतना बोल पाता तभी उसके बगल से एक ज़ॉम्बी आता है और उसे मार देता है। फिर तभी वो फिर से जिंदा हो जाता है जहाँ वो थोड़ी देर पहले जिंदा हुआ था और वो फिर से काफी हैरानी से उठता है। फिर वो फिर से अपने बगल की तरफ देखता है और वो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सिर के ऊपर का नंबर 99 की जगह अब 98 हो गया था, जिसे देखकर वो सोचने लगता है, मैं फिर से वापिस आ गया, पर मेरे ये सिर के ऊपर का नंबर कम हो गया। फिर तभी वो कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद हैरान हो जाता है। फिर हमारा एमसी बताता है, उस समय मुझे ये पता चल गया, ये नंबर मेरी बची हुई लाइफ है, दूसरे शब्दों में ये नंबर मेरा बचा हुआ चांस है कि मेरे पास 98 चांस है डेमी को बचाने का। फिर दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी के पीछे से उसके सिर के ऊपर कोई गोल्फ स्टिक से अटैक करता है और ये अटैक करने वाला हमारा एमसी होता है और उसके पास अभी भी 98 लाइफ बची होती है। फिर हमारा एमसी बताता है, मैंने वो सारी चीजें की जो मैं तुम्हें बचाने के लिए कर सकता था, यहाँ तक कि मैंने अपने इंसानियत को भी छोड़ दिया। इस बार दिखाया जाता है कई सारे ज़ॉम्बी कार के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उस कार के अंदर के लोग चिल्लाकर मदद मांग रहे होते हैं और
हमारा एमसी वहीं पर बगल में छुपा होता है और इस बार उसके सिर के ऊपर 71 लाइफ बचा होता है। फिर हमारा एमसी आगे बताता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने डेमी को बचाने के लिए वो हर एक काम किया जो मैं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे महसूस होने लगा आखिरी में मैं कितने भी कोशिश कर लूं मैं उसे नहीं बचा पाता हूं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी ज़ॉम्बी को मार रहा होता है और वो इस बार काफी बूढ़ा हो गया होता है और उसके सिर के ऊपर 13 लाइफ बची होती है। फिर तभी वो बेसबॉल के बैट से ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। फिर उसके बाद वो हाफने लगता है। फिर उसके बाद हमारा एमसी पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर डेमी इन्फेक्टेड हो गई थी और वो धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनने लगी थी। फिर हमारा एमसी बताता है, भले ही मैं 100 बार भी क्यों ना कोशिश करूं, भले ही मुझे 1000 बार भी क्यों ना मौका मिले, लेकिन तो भी मैं एक कमजोर फादर रहूंगा, बिल्कुल मेरे जैसे। और यहाँ पर डेमी कह रही होती है, फादर मुझे बचा लो। फिर वो उसके कंधे के ऊपर अपने दांतों से काट लेती है और हमारा एमसी उसे गले लगा लेता है और अपने ही सिर के ऊपर गन को तानते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपनी प्यारी बेटी को मौत तक ही पहुंचा सकता हूँ। फिर उसके बाद हमारा एमसी फिर से उसी समय में जिंदा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही रो रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने बिस्तर पे पैरों को मोड़कर अच्छे से बैठ जाता है और रोते रोते ही कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पर आवाज आने लगती है जिसकी आवाज सुनकर डेमी उठ जाती है। फिर वो अपने दरवाजे को खोलते हुए कहती है, फादर आखिर इतना रात को क्या चीज का शोर शराबा हो रहा है। फिर दिखाया जाता है उसका फादर मतलब एमसी चाकू को पकड़ा होता है और वो डेमी की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर डेमी हैरान होते हुए कहती है, फादर आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ डेमी को देखने लगता है। फिर उसके बाद वो डेमी के पास आता है और डेमी के गले लग जाता है। ऐसा करता देख डेमी भी काफी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद एमसी आंख बंद करता है और एक गहरी सांस लेने के बाद डेमी को कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, भले ही मैं 100 बार भी फेल हो जाऊँ या 1000 बार भी फेल हो जाऊँ या मिलियन या बिलियन बार भी क्यों ना फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए मरते दम तक अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तुम अपने फादर के ऊपर बस भरोसा करो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी। इसके जवाब में डेमी सिर्फ कंफ्यूज होते हुए फादर कहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एमसी का रियल नाम पता चलता है और एमसी का रियल नाम डेजियोन है और यहाँ पर शुरुआत का टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर डेजियोन का सिर्फ 1 लाइफ बचा हुआ था। फिर उसके बाद बताया जाता है डेजियोन जिसने 99 बार कोशिश करने के बाद एक परफेक्ट शेल्टर ढूंढ लिया जहाँ सोल्जर के कंबाइंड मिलिट्री बेस है जो इस जगह को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ सर्वाइवर्स को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के स्टाफ है। सिचुएशन या किस्मत से यहाँ की मैनेजमेंट कभी नहीं बिगड़ी। सच कहूँ तो ये एक परफेक्ट घर है जहाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। और यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया होता है और वो डेमी के कब्र के सामने होता है और उस कब्र के पीछे कई सारे लोगों का कब्र होता है और हमारा एमसी यहाँ पर कहता है, यहाँ आए हुए ऑलरेडी 40 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से इंतजार कराया, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना मेरी बेटी। फिर वो गुलाब के गुलदस्ते को रखते हुए कहता है, मुझे इस बार बहुत ही केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये चांस मेरा आखिरी चांस है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये जगह सेफ है, अगर हम किसी तरह से इस जगह पर जिंदा पहुँच जाते हैं तो ये जगह हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। फिर वो अपने सिर के ऊपर बंदूक को तानते हुए कहता है, मेरा इंतजार करो मेरी प्यारी बेटी, जल्दी तुम्हारे फादर तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने आंख बंद किया था। फिर वो आंख खोलता है और उसके बगल में डेमी थी। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और डेमी की तरफ देखता है। फिर डेमी भी एमसी की तरफ देखने लगती है। फिर उसके बाद डेजियोन सोचने लगता है, मेरे पास्ट लाइफ में फाइनल सेटर तक पहुंचने से पहले डेमी मारी गई थी क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से मारी गई थी। फिर प्रेजेंट टाइम में यही सब सोच सोच के वो गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, मैंने अपने 40 साल को उस जगह पर बिताई और अपने लाइफ को 100 बार रिपीट किया ताकि हर चीज परफेक्ट हो और ये सब
इसलिए ताकि मैं डेमी को आखिरी तक जिंदा रख सकूं। फिर वो दरवाजा खोलने लगता है और सोचने लगता है इस बार बिल्कुल भी मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ज़ॉम्बीज़ थे और उन ज़ॉम्बीज़ के पीछे बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ थे और वो ज़ॉम्बीज़ उस जगह को पूरी तरह से घेरे हुए थे। फिर उसके बाद डेजियोन हैरान होते हुए सोचने लगता है एक वेरिएबल, मैंने 40 साल बिताए, 100 बार कोशिश की, पर एक वेरिएबल था जिसके बारे में मैंने जरा सा भी चिंता नहीं किया और उस वेरिएबल को अपने सामने देखकर मैं वहीं पर थम गया क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे 99 बार कोशिश करने के वक्त भी पहले कभी नहीं हुआ था। एक कंडीशन जिसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता था, जिसके बारे में मैंने ना तो कभी शक किया और न ही कभी सोचा। फिर तभी वो सारे ज़ॉम्बीज़ डेजियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो हैरान होते हुए सोच रहा होता है इससे पहले कभी भी दरवाजे के सामने पर ज़ॉम्बीज़ नहीं थे और वो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल डेजियोन के पास पहुंच गए थे। फिर तभी डेमी जोर से फादर चिल्लाती है। फिर उसके बाद डेजियोन डेमी को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का देता है जिससे वो काफी पीछे फेंका जाती है। फिर उसके बाद डेजियोन दरवाजे को बंद करने लगता है। एक पल के लिए तो डेमी को कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब उसे समझ में आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो दरवाजे के पास जाती है और कहती है फादर आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से अभी के अभी दरवाजा खोलो। और वो रोते हुए दरवाजे को पीट रही होती है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ भूखे भेड़िए की तरह डेजियोन के ऊपर झपट पड़े होते हैं और उसे अपने दांतों से नोच रहे होते हैं और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है अपने बच्चे को खोने का दुख, ये एक ऐसा दर्द है जैसे कि तुम्हारे शरीर के हर एक पल टुकड़े टुकड़े हो रहे हो और इस दर्द को मैं 99 बार सह चुका हूँ। इस तरह के दर्द को सहने की अब मुझे आदत हो गई है। फिर वो सोचने लगता है जब डेमी बच्ची थी और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और इन्हीं सब पलों को याद करते हुए वो सोचने लगता है इसलिए मत रो मेरी प्यारी बच्ची। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डेजियोन की आंखें बंद होने लगती है और वो सोचने लगता है क्या सचमुच ये अंत है, क्या मैं अब हमेशा के लिए मरने वाला हूँ। और वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ डेमी उसके सामने ही ज़ॉम्बी के हाथों मारी जा रही थी और वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाया था। इन सब को याद करके फिर वो अपना पैर जमीन पर जोर से पटकता है। फिर वो उन सभी ज़ॉम्बीज को उठा लेता है और सोचने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, भले ही 100 बार या 1000 बार, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं मरते दम तक अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए मैं मर नहीं सकता। फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ डेजियोन के आसपास से दूर फेंका जाते हैं। फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी डेजियोन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी डेजियोन पलक झपकने की स्पीड से उसके सिर को अपने हाथ से उखाड़ देता है और वो इसी तरह से ज़ॉम्बी को वहाँ बुरी तरह से मार रहा था और वो उन्हें काफी ज्यादा ब्रूटली मार रहा था। फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी डेजियोन के कंधे के ऊपर काट देता है, लेकिन डेजियोन भी ज़ॉम्बी के कंधे पर काट देता है और अपने हाथों से उसके सिर को पकड़ के उसके शरीर से उखाड़ देता है। फिर तभी एक ज़ॉम्बी डेजियोन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उस ज़ॉम्बी के पहुंचने से पहले ही डेजियोन अपने हाथ को उस ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है। फिर तभी वो उन दोनों को हवा में पकड़ के एक जंप करता है और वो जैसे ही नीचे की तरफ लैंड करता है एक ज़ॉम्बी के गर्दन पर इतना जोर से मारता है कि उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसे ऐसा करता देख वो ज़ॉम्बी गुस्सा हो रहे होते हैं और उन सभी ज़ॉम्बी के सामने हमारा एमसी मतलब डेजियोन सीना तान के खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ देखने लगता है। फिर वो सभी ज़ॉम्बी भी डेजियोन के ऊपर अटैक करने के लिए झपट पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमें डेमी को दिखाया जाता है जो दरवाजे के पास बैठे बैठे रो रही थी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वो अभी भी रोते हुए सामने की तरफ काफी गौर से देख रही थी और सामने की तरफ डेजियोन खड़ा होता है। फिर वो अपने मन ही मन कहता है 100 बार फेल होने के बाद मुझे अब एक और नया मौका मिला है, इसलिए चिंता मत करो डेमी, भले ही मैं लंबे समय तक ह्यूमन ना रहूं, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद डेजियोन को दिखाया जाता है जो जवान हो गया होता है और उसकी आंखें भी रेड कलर की हो गई होती है और उसके बॉडी के ऊपर ज़ॉम्बी के काफी ज्यादा काटने के निशान थे। फिर डेजियोन कहता है क्या तुम ठीक हो मेरी प्यारी बेटी, देखो तुम्हारे फादर रिजरेक्टेड हो गए हैं। फिर उसके बाद सियोल के मापो डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया
जाता है, जहाँ पर एक मॉल ए मार्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक ली सियोंग मिन नाम का एक मिलिट्री सोल्जर होता है जो कहता है अब ये क्या बकवास है, और उसके सामने हमारा एमसी डेजियन अपनी बेटी डेमी के साथ खड़ा होता है। फिर सोल्जर सियोंग मिन कहता है तुम कौन हो, ये जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई है, तो फिर तुम यहाँ जिंदा और बिना कोई चोट लगे यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं बेहतर होगा कि तुम बात करो, आखिर तुम्हारे चेहरे में क्या है? फिर तभी वो हैरान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद डेजियन को दिखाया जाता है जो चश्मा पहना होता है ताकि वो अपने लाल आंखों को छुपा सके। क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? तो आखिर तुमने सन ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं? फिर तभी एक लड़की आते हुए कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है ये तायो यूनिट के एक्स कैप्टन है जिसका कोड नेम वाइडो स्पाइडर है और इसका रियल नेम चा हायरी है। फिर वो डेजियन के पास आते हुए कहती है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ और दूसरी जगह ढूंढो। फिर वो डेजियन के चेहरे के बिल्कुल सामने आते हुए कहती है क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। पर तभी हायरी सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि डेमी खांस रही थी। फिर डेजियन कहता है मेरी बेटी और मैं पूरे हफ्ते भर से भटक रहे हैं, उसकी अस्थमा और भी ज्यादा बदतर हो गया है, वो मुश्किल से चल पा रही है, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो प्लीज कम से कम उसे अपने साथ रख लो, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। जिसकी बातें सुनकर तो हैरी एक पल के लिए चुपचाप शांत होती है। फिर वो उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर सियोंग मिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे कैप्टन के सामने इमोशनल बातें करके उन्हें बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स हमारे कैप्टन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। पर तभी वो कैप्टन की तरफ देखता है जिसकी आंख नाक से आंसू निकल रहे थे और वो सिसक कर रो रही थी। फिर तभी हैरी पीछे मुड़ जाती है और कहती है इन्हें अंदर आने दो, कुछ भी यहाँ गलत सलत करने के बारे में सोचना भी मत, वैसे भी हमें इस मार्ट को गार्ड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। फिर सियोंग मिन कहता है कैप्टन आप पहले अपनी नाक तो पोंछ लो, और उन्हें डेजियन काफी गौर से देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो स्माइल करता है और सोचने लगता है तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले की तरह थी। चा हायरी मापो डिस्ट्रिक्ट में जिसने बचे हुए सोल्जर को रीग्रुप किया, एक रिटायर्ड सोल्जर जिसने मार्ट को प्रोटेक्ट किया, वो एक स्नेक की तरह कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन वो बड़े ही आसानी से पेरेंटल सेक्रीफाइस से इमोशनल हो जाती है। फिर तभी डेमी डेजियन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है हमारा प्लान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर डेजियन कहता है नहीं डेमी ऐसी बात नहीं है। फिर तभी उसके बात को काटते हुए सियोंग मिन कहता है तुम दोनों मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद डेमी उसे खांसते हुए कहती है ठीक है सर। फिर सियोंग मिन कहता है तुम लोगों ने पहले ही काफी ड्रामा कर लिया है। फिर तभी डेमी के सिर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर सियोंग मिन गुस्से से कहता है सच में क्या तुम लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ? फिर तभी डेजियन आता है और डेमी को सहारा देने लगता है। फिर डेजियन डेमी को देखकर सोचने लगता है उसकी मेंटल स्टेट काफी तेजी से बिगड़ रही है, अगर वो जल्दी आराम नहीं करती तो ये उसके लिए खतरनाक होगा। इसके पीछे दो वेरिएबल्स हैं, एक हफ्ते पहले जो इंसिडेंट हुआ जिसे मैं भी काफी ज्यादा मुश्किल से समझ पा रहा हूँ, मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया था फिर भी मैं बच गया, और उसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं उल्टा उन पर ही हावी हो गया, मेरा शरीर इतना ज्यादा बदल गया कि लगभग उसे पहचानना इम्पॉसिबल है, मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था, क्या मैं सचमुच एक ज़ॉम्बी बन गया हूँ? फिर उसके बाद बताया जाता है कि हेबजोंग ब्रांच का ए मार्ट है। फिर डेजियन सोचने लगता है अर्ली स्टेज में जिंदा रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह ए मार्ट, यहाँ पर सप्लाईज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, एकमात्र ऐसी जगह जहाँ डिफेंस फोर्स तैनात है, अगर ये यहाँ है तो डेमी सेफ रहेगी। फिर उसके बाद डेजियन बगल की तरफ देखते हुए कहता है ये बगल वाली बिल्डिंग कोलैप्स कैसी है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सियोंग मिन कहता है तुम इस तरह से बातें कैसे कर रहे हो जैसे कि तुम फ्यूचर से आए हो, 3 दिन पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, फिर हमारे कैप्टन ने अपने आप को ही चारा बना के उन्हें दूसरे बिल्डिंग में लेके चली गई, फिर उसके बाद वहाँ पर पहले से ही लगे हुए एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर दिया और उस एक्सप्लोजन के वजह से सभी ज़ॉम्बीज मारे गए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अगर उनमें से कोई बचा होगा तो वो बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंस गया होगा और
वहीं पर सड़कर मर जाएगा। फिर उसके बाद सियोंग मिन पीछे मुड़ के डेजियन को देखने लगता है। फिर डेजियन को दिखाया जाता है जो हैरान होकर सामने की तरफ देख रहा था। फिर सियोंग मिन कहता है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो? वो ज़ॉम्बीज़ इस बिल्डिंग के नीचे दबकर पतले कागज की तरह चपट गए होंगे। फिर उसके बाद सियोंग मिन पीछे की तरफ देखता है और वो ज़ॉम्बी गुर्रा रहा होता है और सियोंग मिन अचानक से इतने बड़े ज़ॉम्बी को देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपना पंच बनाता है और अपने पंच से जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके वजह से उस जगह की जमीन भी शटर हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर हैरी आती है और वो ज़ॉम्बी हैरी के ऊपर अपने मुक्के से अटैक कर देता है, लेकिन हैरी सही समय पर झुककर बच जाती है। उसे देखकर वहाँ खड़े 3 सोल्जर कहते हैं ये क्या बकवास है, एक ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आया? फिर हैरी डेजियन के पास आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है सभी यूनिट्स अभी के अभी इस पर फायर करो। फिर वो सभी सोल्जर लोग उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी के ऊपर उनके बंदूक के गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था, पर इसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और उन्हें 3 सोल्जर के पास आता है और उन सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके इस अटैक की वजह से 2 सोल्जर वहीं पर खत्म हो जाते हैं और तीसरा सोल्जर अभी भी बचा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाता है और उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर तभी अचानक से उसके मुंह पर कोई बैग फेंक देता है, जिसके वजह से उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच हैरी उस सोल्जर को पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। फिर उसके बाद हैरी उस सोल्जर को डेजियन के पास लेकर आ जाती है और जमीन पर रखते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? अपने आप को संभालो और घबराओ मत। फिर वो सोल्जर भी कहता है ठीक है कैप्टन। फिर उसके बाद हैरी सोचने लगती है फोकस करो चाह हैरी, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो 3 दिन पहले के जैसे है, ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो उसके बाद बगल की तरफ देखती है और कहती है सभी लोग मार्ट की तरफ भागो। फिर उसके बाद वो सभी लोग भागने लगते हैं। फिर डेजियन कुछ कहने वाला होता है, लेकिन हैरी उसके बात को रोकते हुए कहती है अभी बकवास करने का समय नहीं है, अभी बस भागो। फिर उसके बाद डेजियन डेमी की तरफ देखने लगता है जहाँ उसे दौड़ने में काफी दिक्कत हो रहा था, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो वहीं से मुड़ जाता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ जाने लगता है। फिर वो मुक्का बनाता है और बहुत ही तेजी से उस ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद मार्ट पेरीमीटर के बैरिकेड को दिखाया जाता है। हैरी उसे देखकर सोचने लगती है ये उसके लिए भी एक ही बार में पार कर पाना इम्पॉसिबल है, जब तक वो वहाँ पर अटका रहेगा हम उसकी कमजोरी ढूंढ सकते हैं। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? इन्हें तो फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए था, इन लोगों का इवैक्यूएशन तो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद हैरी वहीं पर रुक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं उसे किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम तीनों अंदर चले जाओ। फिर वो उसके बाद हैरी की तरफ गौर से देखने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? क्या सच में? अब ये मत कहना कि वो अपनी बेटी को ही छोड़कर भाग गया, वो कमीना कहीं का। फिर तभी डेमी अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहती है मेरे फादर वहाँ पर हैं। फिर हैरी भी वहीं पर देखने लगती है और वो सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाती है। फिर दिखाया जाता है डेजियन अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाता है और उस मुक्के से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से उस ज़ॉम्बी का सिर पूरी तरह से पिचक जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर डेजियन बैठा होता है और वो अभी भी अपने हाथों से उस ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर मारे जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये देखकर एक बाप अपने बच्चे के आंखों को अपने हाथों से ढक लेता है। फिर उसके बाद डेजियन उस ज़ॉम्बी के ऊपर से उतर जाता है। फिर उसके बाद वो आगे आने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किए हुए वादे को नहीं निभा पाया। जिसके बाद सुनकर हैरी डेमी की तरफ देखने लगती है, मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें चोट लग सकती है। फिर उसके बाद हैरी डेजियन के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है आखिर तुम क्या हो, तुम कौन हो? उसके बाद सुनकर डेजियन कुछ पल के लिए शांत रहता है। फिर वो अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है मेरा नाम रियू मिन
सियोक है। तो गाइस इसका नाम पहले डेजियोन था, अब रयू मिन सियोक कर दिया, तो मैं इसे अब से मिन सियोक ही बोलूंगा। उसकी बातें सुनकर डेमी सोच रही होती है प्लीज मत बताना। फिर मिन सियोक कहता है मैं डेमी का फादर, और फिर डेमी अपने मन ही मन कहती है प्लीज फादर यहीं पे रुक जाओ, आप अपने सच्चाई मत बताना, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाओगे। फिर मिन सियोक अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है और मैं एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। उसकी बातें सुनकर उस जगह पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर डेमी और हैरी दोनों हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं क्या ज़ॉम्बी एक्सपर्ट। फिर मिन सियोक कहता है जब से आउटब्रेक चालू हुई मैंने सरवाइव करने के लिए ज़ॉम्बी को एनालाइज किया, उनके ऊपर स्टडी किया और उनके कमजोरियों को ढूंढा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। फिर मिन सियोक स्माइल करते हुए कहता है मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। फिर हैरी भी स्माइल करते हुए कहती है अच्छा ऐसी बात थी। फिर वो अगले ही पल अपने डैगर को मिन सियोक के गले के पास रख देती है, जिसे देखकर डेमी कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। फिर हैरी कहती है अपना बकवास बंद करो। फिर हैरी गुस्से से कहती है तुमने इस मॉन्स्टर को अपने खाली हाथों से मार दिया और ये तुम्हारी लाल आंखें बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रही हैं। फिर वो मिन सियोक के बिल्कुल करीब आते हुए कहती है तो मुझे बताओ क्या तुम एक ह्यूमन भी हो। फिर उसके बाद हैरी कहती है हे क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुमने सिर्फ अपने खाली हाथों से एक ऐसे ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया जिसके ऊपर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा था, और ये तुम्हारी लाल आंखें बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखती है, तो मुझे बताओ सच में क्या तुम ह्यूमन हो भी या नहीं। फिर मिन सियोक कहता है ऐसी बात नहीं है, उस ज़ॉम्बी के ऊपर बुलेट का असर हुआ था। फिर हैरी हैरान होते हुए कहती है क्या। फिर मिन सियोक कहता है वो तुम लोगों के गन शॉट के वजह से ऑलरेडी बहुत कमजोर हो गया था, मैंने तो बस जाके उसे खत्म किया है। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है ये एक कीटर है, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो दो ज़ॉम्बी के फ्यूजन से बना है, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो इसका डिफेंस है, लेकिन इसकी भी कमजोरी है और वो है इसका जॉ मतलब जबड़ा। फिर उसके बाद वो मनी मन सोचने लगता है बिल्कुल मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अगर तुम उसे हथौड़े से मारते हो तो तुम थोड़ा बहुत डैमेज तो उसे दे ही सकते हो, और ये तुम्हारी आंखों का क्या, ये ऐसे क्यों है। फिर मिन सियोक कहता है पैदा होते ही मेरे आंखों में मेलेनिन की कमी है इसलिए ये ऐसे हैं, और इसी वजह से मैं अपनी आंखों को ढक के रखे रहता हूँ ताकि मेरे आंखों की वजह से लोग अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। तो क्या अब भी मैं तुम्हें एक ज़ॉम्बी के जैसे दिखता हूँ। उसके जवाबों को सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगती है ये सस्पिशियस है, इसमें जरूर कुछ न कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी अपने बेटी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद डेमी आ जाती है और हैरी को हटाते हुए कहती है बस करो। फिर उसके बाद हैरी मुड़ जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम लोगों को अपनी परमिशन देती हूँ, तुम लोग अंदर आ सकते हो, अब से मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेगी मिस्टर एक्सपर्ट। फिर उसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है। फिर तभी वो बगल में मरे हुए सोल्जर को देखती है जो लोग ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं और एक सोल्जर कहता है क्या आप ठीक हैं। फिर वो उसी सोल्जर के ऊपर अपने पैर से उसके घुटने के ऊपर मारती है और उसके जूते की वजह से उस सोल्जर को इतना जोर से लगा होता है कि वो वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है। फिर हैरी कहती है इमरजेंसी केस में तुम लोगों को सभी लोगों को बेसमेंट वाले पार्किंग में ले जाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर दूसरा सोल्जर कहता है हम काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर हैरी कहती है अगर वो ज़ॉम्बी नहीं मारा जाता तो मार्ट के सभी लोग मारे जाते। फिर वो गुस्से से कहती है अगर फिर कभी अगली बार ऐसा हुआ तो ज़ॉम्बी से पहले मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। फिर तभी वो सोल्जर सैल्यूट करते हुए कहता है ठीक है कैप्टन। फिर उसके बगल वाला सोल्जर जिसके घुटने पर हैरी ने मारा था वो हैरी को गुस्से से देखने लगता है। फिर उसके बाद हमें इनसाइड स्टोर के मेन स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिन सियोक और डेमी दोनों अपने जूते खोल के बैठे होते हैं, जहाँ पर डेमी कहती है ये कितनी राहत की बात है। फिर मिन सियोक कहता है किस बारे में, कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चला, आप वहाँ पर कितना बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे। उस समय मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि मानो कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर मिन सियोक कहता है वो किसी भी बेवकूफ भरी बातों में नहीं फंसती है, वो डेफिनेटली इस तरह की नहीं है जो किसी के भी ऊपर केयरलेसली चाकू चला दे। फिर डेमी कहते क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं। फिर मिन सियोक परेशान होते हुए कहता है नहीं। फिर वो उन सभी पलों को याद करने लगता है जहाँ उसने पास्ट लाइफ में हैरी के साथ बिताए थे। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है मैं देख कर बता सकता
हूँ वो जैसे दिखती है उससे थोड़ी अलग है। फिर उसके बाद डेमी कहती है वैसे आपको पता भी है ब्रेन रोट का क्या मतलब होता है, आपने ये कहाँ से सीखा। फिर मिन सियोक कहता है मेरी बेटी से। फिर डेमी कहती है क्या मैं, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं सिखाया। फिर मिन सियोक कहता है जरूर सिखाया है, तुमने ये मुझे बहुत बार सिखाया है। फिर डेमी हैरान होते हुए कहते हैं क्या बहुत बार। फिर मिन सियोक अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है तुम यहीं पर रहो जब तक मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आता हूँ। और डेमी यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज होती है और वो सोच रही होती है कि उसने फादर को ब्रेन रोट कब सिखाया है, और उसे देखकर मिन सियोक स्माइल कर रहा होता है। फिर वो पहले के बातों को याद करने लगता है जहाँ डेमी के हाथों में वही चश्मा होता है और वो कहती है मुझसे वादा करो आप अपने बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे, अगर लोगों को आपके बारे में पता चल गया तो आप खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मुझसे अभी क्या भी वादा करो। फिर उसके बाद मिन सियोक भी ठीक है बोल के उससे वादा कर लेता है। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में वो एक सोल्जर से खाने पीने का सामान ले रहा था और वो सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रही थी, अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो लोग अपने दिमाग खो बैठेंगे। फिर उसके बाद मिन सियोक उसी जगह पर आते हुए कहता है मैं वापिस आ गया। फिर मिन सियोक जब नीचे देखता है तो डेमी वहीं पर जमीन के ऊपर सो गई होती है। फिर वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। फिर उसके बाद मिन सियोक अपने मन ही मन सोचने लगता है स्टेज के हिसाब से ज़ॉम्बी की अपीयरेंस बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, मेरे घर के दरवाजे के सामने ज़ॉम्बी का झुंड 100 से ज्यादा लोगों का था और एक हफ्ते में ही एक म्यूटेड ज़ॉम्बी का दिखाई देना, ज़ॉम्बी का इतना स्पीड से दिखाई देना, मेरे पास्ट के 99 लाइफ में भी ज़ॉम्बी इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन में ये एक वेरिएबल हो जाता है, जब मेरे पास्ट के 99 लाइफ में कुछ नहीं बदला तो इस बार क्यों बदल रहा है, मुझे एक अंदेशा है और वो हूँ मैं। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। फिर सिटी से दूर जंगल में एक अजीब से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था और उसके कई सारे हाथ और पैर थे और उसी की तरह वहाँ पर बहुत ही सारे म्यूटेड ज़ॉम्बीज थे। फिर उसके बाद मिन सियोक बताता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा इसलिए कि हमारी प्रेजेंस उन्हें परेशान करती है या वो हमसे डरते हैं, लेकिन एक बात साफ साफ है उनके लिए मैं भी एक वेरिएबल हूँ। तो गाइज यहाँ पर वेरिएबल का मतलब ये है कि वो चीजों को बदल सकता है। तुम सभी लोग इसी जोन में इकट्ठा हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के हाथों में डबल स्टैंड वाला सीढ़ी होता है, तुम लोग बार बार क्या देख रहे हो, जल्दी करो और मेरे पास आओ। फिर उसके बाद मिन सियोक सीढ़ी को पकड़ता है और अपने हाथों से खींच के उस सीढ़ी के 2 टुकड़े कर देता है। फिर मिन सियोक कहता है जल्दी करो मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है इससे पहले कि वो जाग जाए। फिर उसके बाद म्यूटेंट ज़ॉम्बी जो पहले सबसे आगे था वो एक जोरदार दहाड़ मारता है। और गाइज मैं बता दूं यही ज़ॉम्बी यहाँ पर के सभी ज़ॉम्बीज का लीडर है और ये ज़ॉम्बी अभी सभी के पीछे है। फिर तभी सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी के ऊपर मिन सियोक उसके जबड़े के ऊपर मारता है जिससे वो पीछे की तरफ फेंका जाता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। फिर वो बहुत ही तेजी से अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए सीढ़ी से उन ज़ॉम्बी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारने लगता है। फिर तभी अचानक से बगल से एक ज़ॉम्बी आता है और मिन सियोक के एक हाथ को अपने मुंह से दबाकर उखाड़ लेता है। फिर मिन सियोक उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपने पैर से किक करता है जिससे वो ज़ॉम्बी जमीन पर पूरी तरह से गिर जाता है। फिर उसके बाद मिन सियोक के उसी कटे हुए हाथ को दिखाया जाता है जो फिर से रीजनरेट होने लगता है। फिर जैसे ही उसका हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है वो उस ज़ॉम्बी के सिर पर एक पंच मारता है जिससे उस ज़ॉम्बी का सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक अजीब से ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो अपने आप को बहुत ही लंबा कर लेते हैं। फिर वो जैसे ही ऊपर जाते हैं मिन सियोक की तरफ अपने मुंह से पॉइजन गैस रिलीज करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर चारों तरफ पॉइजन गैस फैल जाती है और उसी पॉइजन गैस को चीरते हुए मिन सियोक एक हाई जंप करता है और वो जैसे ही नीचे की तरफ लैंड करता है उन चारों ज़ॉम्बीज का एक ही बार में सिर काट देता है। फिर वो अपने पीछे से 2 कुल्हाड़ी या एक्स निकालता है और बहुत ही तेजी से अपने 2 कुल्हाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काट देता है। फिर उसके बाद मिन सियोक अपने कुल्हाड़ी पकड़ के बिल्कुल ज़ॉम्बी लीडर के पास पहुंच जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी लीडर अपने हाथ को आगे बढ़ा के अटैक करता है लेकिन यहाँ पर मिन सियोक बहुत ही तेज था, वो बड़े ही आसानी से अपने पैर से किक करके उस ज़ॉम्बी को जमीन पर पटक देता है। फिर जैसे ही मिन सियोक अपना पैर उठाता है वो ज़ॉम्बी गुर्राने लगता है, पर यहाँ पर मिन सियोक बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी लीडर का सिर काट देता है। यहाँ पर उसकी रेड आइज ग्लो कर रही थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद हमें अगले दिन
सवेरे मार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेमी अभी भी जमीन पर सो रही थी। तभी वो अपने नींद से जाग जाती है। फिर उसके बाद वो उठ के बैठ जाती है और अंगड़ाई लेने लगती है। फिर वो बगल की तरफ देख के थोड़ा हैरान भी होती है और स्माइल भी कर रही होती है क्योंकि बगल में उसका फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाया होता है। लगता है मेरी प्यारी बेटी जाग गई, ये लो खा लो। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। कुछ पल उसे देख के वो थोड़ा हैरान होती है, फिर वो स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद हायरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हायरी कहती है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर उसके सामने खड़ा सोल्जर कहता है, ये बात सच है कैप्टन, कल रात 1 बजे से 5 बजे तक बाहर की तरफ काफी ज्यादा धमाकेदार आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाज आपने भी सुना होगा है ना कैप्टन। हमारी स्काउटिंग टीम आज सुबह बाहर गई थी और उन्होंने देखा कि इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी मारे गए थे। फिर हायरी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या उन्होंने एक दूसरे को पीट पीट कर मार डाला। फिर वो सोल्जर कहता है, मुझे भी इस बात पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ चेक करने गया और मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, वो सारे ज़ॉम्बीज मर चुके थे। फिर हायरी काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचने लगती है, इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी सिर्फ 4 घंटे के अंदर मारे गए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो बगल की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है, रुको क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है। फिर वो उसके बाद अपने चेयर पे बैठ जाती है और कहती है, सभी लोगों को इकट्ठा करो, अभी से A-Mart एक एस्केप प्लान को एक्सिक्यूट करेगी। फिर उसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो बाहर की तरफ काफी गौर से देख रहा था और कहता है, ये बात बिल्कुल सच है, वो सड़ी हुई चीजें एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। फिर वही आदमी पीछे मुड़कर कहता है, क्या सच में वे सभी चले गए। फिर वो लड़की जिससे वो आदमी पूछ रहा था, वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैंने ये साफ साफ सुना था, सोल्जर आपस में बात कर रहे थे कि वो सभी चले गए, यहाँ तक कि अब उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। फिर तभी वो लोग खुश होते हुए कहते हैं, वो सारे ज़ॉम्बी यहाँ से चले गए, आखिरकार अब हम यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं। फिर डेमी कहती है, फादर मुझे लगता है कि वो ज़ॉम्बी सच में यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मिनसुक डेमी को एक वर्कर वाला हेलमेट पहनाते हुए कहता है, डेमी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए इस हेलमेट को मत उतारना, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर डेमी कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या बाद में। फिर तभी वहाँ हायरी आ जाती है और वो अपने हाथों में स्पीकर पकड़ी होती है और उस स्पीकर से वो कहती है, आज सुबह इसकी वजह तो नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन हमने ये कंफर्म कर लिया है कि इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं। जिसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े सिविलियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बात सच था, अब हम बच गए हैं, अब हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। फिर उसके बाद हायरी आगे कहती है, और अब हम इस जगह को खाली कर देंगे। उसकी बातें सुनकर वो सभी सिविलियंस की खुशी हैरानी में बदल जाती है और वो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों को अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं होता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना। फिर दूसरा लड़का कहता है, मैंने सुना कि हमें ये जगह खाली करनी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। फिर हायरी कहती है, 3 दिन पहले जब हमारा कम्युनिकेशन टूटा था तो हम एक सर्टेन मिलिट्री यूनिट के क्लोज कांटेक्ट में थे, 2nd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड। माना जाता है कि ग्योंगी के इलाके में एकमात्र ब्रिगेड है जो अभी तक जिंदा है। उनके पास अभी भी एक पूरी बटालियन है जिसमें आर्मर्ड यूनिट है, और सबसे जरूरी बात वो सिविलियंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम सभी लोग सिर्फ एक रेडियो मैसेज की वजह से वहाँ चले जाएं? फिर तभी दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मैसेज सही है, अगर ये मैसेज गलत हुआ तो। फिर हायरी कहती है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये मैसेज किसने भेजा है। जिसने इस मैसेज को भेजा उसे ब्लू हॉक के नाम से जाना जाता है। अगर ये भेजने वाले वो हैं तो हम उनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। फिर तभी वो सिविलियंस गुस्सा करते हुए कहते हैं, हम ऐसे ही भरोसा करके अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। क्या तुम चाहते हो कि हम 3 दिन पहले टूटे फूटे रेडियो मैसेज के बेस पे इस जगह को खाली कर दे? तुम तो सीधा हमें मौत की तरफ जाने के लिए बोल रही हो। फिर हायरी कहती है, हमें जाना ही होगा, अगर ज़ॉम्बी वापस आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे। फिर उसके सामने वाला आदमी कहता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बी यहाँ पर कभी न आए। फिर तभी बगल में एक टोपी पहना आदमी कहता है, जरा देखो, पता था ऐसा कभी न कभी होगा। एक औरत जो इमोशनल और रेकलेस डिसीजन लेती है
अगर इस औरत के जगह कोई आदमी लीडर होता तो क्या ऐसा कभी होता? क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? फिर हायरी गुस्से से कहती है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? फिर तभी उन सिविलियन के बीच से हमारा MC मिन सियोक आता है और कहता है, नहीं, ज़ॉम्बी कभी भी वापस आ सकते हैं। फिर वही टोपी वाला आदमी मिन सियोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन जो इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो? फिर हैरी कहते हैं, ये एक एक्सपर्ट है। फिर वो आदमी कहता है, क्या एक्सपर्ट? आखिर तुम्हारे इन आंखों के साथ क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद जब वो मिन सियोक के आंखों को गौर से देखता है जैसे कि उसके सामने बहुत ही खुखार ज़ॉम्बी हो, और मिन सियोक उस टोपी वाले आदमी को कह रहा होता है, यहाँ पे रहने का मतलब यही है कि हम थाली पे परोसे गए मीट के जैसे हैं। क्या इसे ही जिंदा रहना कहते हैं? ये तो बस अपने मरने का इंतजार करने के बराबर है। फिर उसके बाद मिन सियोक आगे चले जाता है और वो टोपी वाला आदमी अपने सीने पर हाथ रख के काफी जोर जोर से हांफने लगता है। फिर उसके सामने एक और आदमी आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो क्या हमें जिंदा रहने की गारंटी मिलेगी? फिर मिन सियोक कहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर वही आदमी कहता है, बातें ना तो गारंटी देती है और न ही प्रूफ। फिर उसके बाद मिन सियोक सभी के सामने खड़े हो जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम लोग सोल्जर को फॉलो नहीं करते हो तो क्या तुम लोग इनके बिना सरवाइव कर सकते हो? क्या तुम लोग अपने खुद के दम पे जिंदा रह सकते हो? उसकी बातें सुनकर उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। फिर एक आदमी कहता है, अगर इसके बारे में ध्यान से सोचो तो वो सही बोल रहा है। हम सोल्जर के बिना बस एक जीता जागता मीट हैं और कुछ भी नहीं। फिर एक दूसरा आदमी कहता है, अभी तक हम सिर्फ मिलिट्री की वजह से जिंदा हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए। फिर तभी वो लोग चीयर करने लगते हैं, चलो कोशिश करते हैं, चलो सोल्जर पे भरोसा करते हैं, चलो उन्हें फॉलो करते हैं। और एक ही पल में उनके वक्त और जज्बात बदलता देख हैरी हैरान होते हुए सोचने लगती है, उसने बिना किसी मेहनत के बड़े ही आसानी से तुरंत उनके मन को बदल दिया। फिर वो मिन सियोक के तरफ देखते हुए सोचने लगती है, आखिर वो है कौन? और मिन सियोक भी ये बात समझ जाता है। फिर वो कहता है, मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो पहले की बातों को याद करके सोचने लगता है, मैं कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाता था जहाँ चीजें मेरे फेवर में नहीं थी, तो भी मैं जैसे तैसे करके लोगों को कन्वेंस कर लेता था। फिर अभी वो प्रेजेंट टाइम में अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और इसके अलावा ये मेरे और मेरी बेटी के लिए भी है। अगर तुम लीडर बनती हो तो बिना किसी शक के ये जरूर काम करेगा। उसकी बातें सुनकर वो एक पल के लिए तो वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। फिर उसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है। अब से एस्केप मिशन शुरू होता है। मैं हैरी तुम सभी को सेफ जगह पर पहुंचाऊंगी। फिर उसके बाद वो सभी सोल्जर और सिविलियन के साथ वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां दोनों बस में सिविलियंस होते हैं और उसके आगे पीछे वाले गाड़ी में सोल्जर्स होते हैं। फिर बस के अंदर दिखाया जाता है, बस के अंदर भी सोल्जर तैनात होते हैं और वहीं डेमी थोड़ा परेशान होती है। फिर दिखाया जाता है सबसे आगे वाले वैन में हैरी होती है। फिर गाड़ी चलाने वाला सोल्जर हैरी को कहता है, हान रिवर को पार हुए बहुत लंबा समय हो गया है, ये देखकर काफी अजीब लग रहा है। फिर हैरी कहती है, अभी मिशन की तरफ ध्यान दो, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। फिर तभी एक सोल्जर कहता है, कैप्टन सामने की तरफ देखो। फिर दिखाया जाता है उनके सामने एक ज़ॉम्बी होता है और उस ज़ॉम्बी के पास कई सारे ज़ॉम्बी होते हैं, जो ज़ॉम्बी गाड़ी की आवाज सुनकर उनके पास आने लगते हैं। फिर उसके बाद हैरी वॉकी टॉकी में कहती है, ज़ॉम्बी देखा गया है, इसलिए मिशन अब से शुरू होता है। सिविलियंस और टीम सी राइट की तरफ जाओ और हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। फिर दिखाया जाता है सिविलियन के बस और एक मिलिट्री वैन राइट की तरफ चली जाती है और हैरी की वैन लेफ्ट की तरफ चली जाती है। फिर दिखाया जाता है हैरी के गाड़ी के सोल्जर अपने पास से उन ज़ॉम्बी के ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं, जिससे उन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान हैरी वाले गाड़ी की तरफ चले जाता है। फिर हैरी कहती है, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, ये लोग देखने से ज्यादा सुनने पर भरोसा करते हैं, इसलिए जहाँ पर ज्यादा आवाज आता है ये लोग उसकी तरफ जाते हैं और खाली के टकराने की वजह से वो ज्यादा आवाज करती है, जिसके वजह से ज़ॉम्बी हैरी वाली गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। फिर एक सोल्जर कहता है, ये काम कर रहा है, वो लोग सिर्फ हमारा पीछा कर रहे हैं। फिर हैरी कहती है, डिस्टेंस बना के रखो, वो लोग हमें पकड़ ना पाए। फिर एक सोल्जर कहता है, लेकिन कैप्टन वो बहुत ही सारे हैं, वो जल्दी हमें पकड़ लेंगे। फिर हैरी पीछे मुड़कर देखती है और सोचने लगती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें काफी मुश्किल हो सकती है। फिर वो कहती है, स्योंगसान ब्रिज की तरफ चलो। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद एक ब्रिज को दिखाया जाता है जो बीच से
टूटा हुआ होता है और वहीं पर हैरी की गाड़ी पहुंच जाती है और हैरी कहती है बस थोड़ा सा और। फिर वो सोचने लगती है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो हमेशा ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं। फिर हैरी चिल्लाते हुए कहती है इसे अभी करो। फिर उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से मोड़ लेते हैं और वो बिल्कुल अपने गाड़ी को टूटे हुए ब्रिज के पास मोड़ते हैं और उस गाड़ी को दूसरे तरफ जाता देख एक ज़ॉम्बी वहीं पे रुक जाता है, पर उसके पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी नहीं रुकते हैं और वो लोग उससे टकरा के उस ब्रिज से नीचे गिरने लगते हैं। और इसके अलावा जो भी ज़ॉम्बी गाड़ी के सामने आ रहा था उस ज़ॉम्बी को वो लोग गाड़ी से ठोक दे रहे थे, पर जो भी ज़ॉम्बी उस गाड़ी के सामने था वो उसे पहले ही देख लेते हैं और उसके रास्ते को छीन लेते हैं। फिर उसके बाद हैरी सोचने लगती है जब उनका ध्यान कहीं और हो तो उनका पिछला हिस्सा बहुत ही कमजोर होता है। फिर दिखाया जाता है पीछे से एक रोड रोलर आता है जो उन सभी ज़ॉम्बी को कुचल कर कागज की तरह चपटा बना रहा था और उस रोड रोलर के अंदर होता है हमारा एमसी मीन्स यॉर्क जो कहता है ये एक रोड रोलर है। फिर दिखाया जाता है जो भी एमसी के रोड रोलर के सामने आ रहा होता है वो बुरी तरह से कुचला जा रहा होता है। फिर मीन्स यॉर्क बताता है दर्जनों टन के प्रेशर के साथ जो भी इसके सामने आएगा वो सिर्फ एक छोटे से कीड़े मकोड़े के जैसे कुचला जाएगा। और मीन्स यॉर्क उन सभी ज़ॉम्बी के ऊपर ब्रूटली रोड रोलर चला रहा होता है और वो रोड रोलर को चलाते हुए पुल के आखिरी टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाता है और मीन्स यॉर्क को इतना रूथलेसली मारता देख हैरी और उसके साथ के सोल्जर भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद मीन्स यॉर्क रोड रोलर को चलाते हुए उन ज़ॉम्बी को ब्रिज के टूटे हुए हिस्से तक ले जाता है और उन्हें रोड रोलर से धकेल देता है जिससे जो भी बचे खुचे ज़ॉम्बी थे वो ब्रिज से गिर जाते हैं। फिर मीन्स यॉर्क को दिखाया जाता है जैसे ऐसा करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बस के अंदर डेमी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है ये क्या बकवास है। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगती है जहाँ वो अपने फादर से कह रही थी जरूरी नहीं है कि ये आप ही को करना है। फिर मीन्स यॉर्क कहता है और कोई नहीं है जो मेरे अलावा इसे कर सकता है, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो जब सोल्जर को आपके बारे में कुछ अजीब लगे तो? फिर मीन्स यॉर्क कहता है चिंता मत करो मैं तो बस उन्हें सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आवाज आता है कि कैप्टन चाह हैरी की टीम वापस आ गई है। फिर वो बगल में देखती है जहाँ पर मीन्स यॉर्क उसे हाय कह रहा था। उसे देखकर डेमी सोचने लगती है मैं उन्हें नहीं दिखाऊंगी कि मैं उनके बारे में चिंता कर रही थी। फिर तभी उसकी नजर रोड रोलर के तरफ पड़ती है जिसे देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर उसके बाद हैरी कहती है सभी लोग पीछे हटो और वो रास्ता खाली करके रोड रोलर को आगे ले जा रही होती है। फिर दिखाया जाता है उनके सामने ज़ॉम्बी आ गए होते हैं लेकिन बदकिस्मत की बात है कि वो लोग रोड रोलर के सामने आ गए होते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी कुचल कर मारे जाते हैं। फिर दिखाया जाता है सबसे आगे रोड रोलर, उसके पीछे हैरी की गाड़ी, फिर सिविलियन के बस, फिर एक और मिलिट्री गाड़ी होती है और वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर कहता है कैप्टन हमारा मिशन पूरा हो गया है, हम लोग पहुंच गए हैं और वो लोग शाम के 6:45 में पहुंच गए होते हैं। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड यूनिट जिसने मेरे पास्ट लाइफ में लंबे समय तक सरवाइव किया था डेजियन के रास्ते में की स्ट्रॉन्ग होल्ड में से एक को लीड करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। गाइस पहले तो मुझे लगा था कि डेजियन एमसी का नाम है लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि डेजियन उसी फाइनल शेल्टर का नाम है। फिर मीन्स यॉर्क आगे सोच रहा होता है फिर भी हम यहाँ तक सिर्फ 8 दिन में पहुँच गए, मेरे पास्ट लाइफ के कंपेयर में हम काफी तेज हैं, फिर भी हम लोग अपनी गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं कर सकता सिर्फ ये सोच के कि मैं अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ तो डेमी खतरे में पड़ सकती है। मुझे अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज करना है और अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। असली बैटल अब यहाँ से शुरू होगी। फिर रोड रोलर के ऊपर बैठा सोल्जर कहता है तुम सच में अमेजिंग हो, सच कहो तो इस मिशन में मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी लेकिन तुमने हम सभी को बचा लिया है तो अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। फिर मीन्स यॉर्क के बगल वाला सोल्जर कहता है क्या तुम कंस्ट्रक्शन का काम करते थे? फिर मीन्स यॉर्क कहता है नहीं, मैंने इसे सीखा है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्किल होते हैं तुम उतना ही ज्यादा बेहतर होते हो। मुझे खुशी है कि हम इस जगह तक सेफली पहुंच गए। फिर उसके बाद मीन्स यॉर्क उतरते हुए कहता है हाँ शुक्रिया। फिर हैरी कहती है तुमने अभी क्या कहा? फिर उसके बाद मीन्स यॉर्क कहता है हाँ। फिर हैरी कहती है उसके बाद क्या कहा? फिर मीन्स यॉर्क कहता है मेरा मतलब ये था कि। फिर हैरी चिल्लाते हुए कहते हैं बस अब चुप हो जाओ। फिर उसके बाद दो सोल्जर सैल्यूट करते हुए कहते हैं आपका स्वागत
स्वागत है कैप्टन चा हायरी, हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि आप जरूर यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद बताया जाता है जिसने हेलमेट नहीं पहना होता है वो सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के 1st बटालियन का कंपनी कमांडर होता है और इसका नाम सार्जेंट ली इनहुई होता है। फिर हायरी कहती है क्या तुम मुझे जानते हो? फिर उसके बाद सार्जेंट इनहुई कहता है हाँ, हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था, तुम्हारे स्किल के हिसाब से हमें बताया गया था कि तुम आज तक पहुंच जाओगी, ऐसे कर्नल चा ने कहा था। फिर हैरी कहती है क्या सच में कर्नल चा ने ऐसे कहा था? फिर सर्जेंट इनहुई कहता है कर्नल चा ने ये भी कहा था कि तुम एक सन की फीमेल सोल्जर हो जो किसी भी जगह पर हलचल मचा देती है। उसकी बातें सुनकर हैरी काफी गुस्सा होने लगती है और उसके पीछे खड़े सोल्जर हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद हैरी गुस्से से उन सोल्जर की तरफ देखती है और कहती है अभी वो कहाँ पर हैं? फिर सार्जेंट इनहुई कहता है वो अभी पीछे के गेट पर गए हैं, अचानक से वहाँ पर ज़ॉम्बी आ गए हैं। जिसकी बातें सुनकर हैरी हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है क्या कर्नल चा उनसे खुद निपटने गए हैं? क्या उन्होंने कोई यूनिट ली थी? फिर सार्जेंट इनहुई कहता है नहीं। फिर हैरी कहती है अच्छा, मेरा मतलब था कि वो अब पहले की तरह जवान नहीं रहे, वो अब बूढ़े हो रहे हैं। फिर सार्जेंट इनहुई कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो यहाँ पर भले ही इस्माइल कर रहा होता है पर वो थोड़ा परेशान भी होता है। फिर उसके बाद हैरी कहती है क्या कर्नल चा अकेले उन सभी ज़ॉम्बी से निपट सकते हैं? फिर उसके बाद ब्रिगेड के पीछे गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर घड़ी को देखते हुए कहता है 35 मिनट 27 सेकेंड। कर्नल ये एक नया रिकॉर्ड है। फिर कर्नल कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी जमीन से टकराता है और उस ज़ॉम्बी की हालत खराब होती है और वहीं कर्नल चा इस्माइल कर रहा होता है। फिर कर्नल चा कहता है मैंने तुमसे कहा था एक दिन कुल्हाड़ी बंदूक को पीछे छोड़ देगी, तुम जानते हो ना सड़े हुए मीट का टेस्ट बेहतर होता है। फिर दिखाया जाता है कर्नल चा अपने कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी के सिर को काट के अपने हाथों में पकड़ा होता है। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक फॉर्मल स्पेशल कॉप कमांडर है और अब ये सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर है और इसका नाम चापुंग हो है। और जैसे हैरी का टाइटल नेम वाइडो स्पाइडर है उसी तरह इसका टाइटल नेम ब्लू हॉक है। फिर टावर के ऊपर खड़ा सोल्जर कहता है फिर भी अगली बार बंदूक चलाना, हम इसीलिए तो यहाँ पर हैं, अगर क्या हो ज़ॉम्बी आपको काट ले। फिर कर्नल चा हंसते हुए कहता है क्या ऐसी चीजें मुझे नुकसान भी पहुँचा सकती है? ये क्या मजाक है? जब तुम मेरे लेवल तक पहुँच जाओगे तो तुम सिर्फ एक ही बार देख के सब कुछ जान जाओगे। तुम उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को सिर्फ देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तुम कचरे कॉम्बैट के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या मदद कर रहे हो? तुम बस हमारे बीच में आ रहे हो। फिर उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर टावर पे खड़े सोल्जर कहते हैं ये काफी ज्यादा हाश है। फिर दूसरा सोल्जर कहता है इनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन इनसे बहस करना बेकार है। फिर कर्नल चा कहता है मेरा पीठ जोर से दर्द कर रहा है। कहते हैं कि लोग अपनी उम्र छिपा नहीं सकते, ये बात सच है। फिर वो कहता है बहुत हो गया ये फालतू की आवाज, क्या अभी भी यहाँ पर कोई बचा है? फिर उसके बाद जब कर्नल चा पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी हालत में अभी भी जिंदा होता है, जिसे देख के कर्नल चा कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? फिर वो ज़ॉम्बी खड़े हो जाता है और अपने कटे हुए हाथ से अटैक करने वाला होता है लेकिन उसी समय पे रोड रोलर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है, जिसे देखकर टावर के सोल्जर भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है? फिर उसके बाद वो रोड रोलर कर्नल चा के पास रुक जाता है। फिर उसके बाद कर्नल चा सामने की तरफ देखकर अपनी ही कही बातों को याद करने लगते हैं जहाँ वो कह रहा होता है जब तुम मेरे लेवल तक पहुँच जाओगे तो तुम सिर्फ एक ही बार देख के अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाला एग्जैक्टली कितना ज्यादा पावरफुल है और उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कितनी है। फिर उसके बाद मीन्स योक कहता है हेलो, मेरा नाम रियो मीन्स योक है और मैं यहाँ पर कैप्टन चा हैरी के साथ आया हूँ। यहाँ के सिचुएशन को सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं, पर वो उसके आगे कुछ और बोल पाता तभी कर्नल चा अपने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो कुल्हाड़ी मीन्स चौक के सीने से टकरा जाती है। फिर वो सोल्जर कहते हैं कर्नल आप ये क्या कर रहे हैं, ये सिविलियंस हैं। पर तभी वो सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है क्या ऐसा हो भी सकता है? फिर दिखाया जाता है जब कर्नल ने दूसरी बार अटैक किया होता है तो मीन्स चौक उसके कुल्हाड़ी को सिर्फ अपने खाली हाथों से पकड़ लेता है। फिर
उसके बाद कर्नल कहता है जल्दी से अंदर जाओ और रेड लेवल के सिक्योरिटी अलर्ट को दबाओ, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है आपकी आंखें धोखा नहीं खा सकती कर्नल चापुंग हो। उसके बाद सुनकर कर्नल हैरान होते हुए कहता है क्या? फिर उसके बाद मिन सियोक अपने खाली हाथों से कर्नल चा के कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है मुझे यहीं रहना होगा, इसका मतलब मुझे तुम्हें कन्विंस करना होगा। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसके बजाय मैं वो तरीका यूज करूंगा जो आपको भी सबसे ज्यादा पसंद है। उसके बाद सुनकर कर्नल चा भी स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें मिन सियोक को दिखाया जाता है जो पूरे तरह से फाइटिंग करने के लिए तैयार होता है और कहता है मैं आपको दिखाऊंगा असल में मैं हूँ कौन। फिर वो सोचने लगता है अपने बॉडी के साथ दूसरों से बातचीत करना अब शुरू होता है, ये एक सुपर नेचुरल बीइंग का रूल है। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैंने हर तरह के पागल लोगों को देखा है लेकिन तुम्हारे जैसे पागल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अपने बॉडी पे पहने सभी आर्मर को उतार देता है। फिर वो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इन जैसे बकवास चीजों में इंटरेस्ट है? फिर उसके बाद वो अपने जगह से जंप करके मिन सियोक के ऊपर अटैक करने वाला होता है और कहता है ठीक है तो चलो देखते हैं आखिर एग्जैक्टली तुम हो कौन। और दूसरी तरफ मिन सियोक भी अपने पंच को बनाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद कोड रेड बोल के अनाउंस किया जाता है और सभी सिविलियंस को शेल्टर में जाने के लिए कहा जाता है। और उस अनाउंसमेंट को सुन के हायरी कहती है कोड रेड आखिर यहाँ चल क्या रहा है? फिर उसके बाद उसके सामने खड़े सोल्जर कहते हैं हमें नहीं पता, हम आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी के लिए अनाउंस किए गए प्रोटोकॉल को प्लीज फॉलो कीजिए। फिर तभी पीछे से एक सोल्जर आता है और कहता है क्या तुम ही कैप्टन चा हो? जिसे देखकर उसके सामने खड़ा सोल्जर कहता है कैप्टन गोक यहाँ क्या चल रहा है? फिर जो कैप्टन गोक होता है वो हायरी की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है यही है जो हमें अच्छे से बता सकती है। फिर हायरी कहती है तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? फिर कैप्टन गोक कहता है एक मॉन्स्टर ने डिवीजन के पिछले गेट पर ब्रिगेड कमांडर के ऊपर अटैक कर दिया है और उस मॉन्स्टर ने तुम्हारा नाम लिया था। जिसकी बातें सुनकर हैरी हैरान होते हुए कहती है क्या एक मॉन्स्टर? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर कैप्टन गोक कहता है उसने अपना नाम रियो मिन सियोक बताया था, तो बोलो वो कौन है? जिसकी बातें सुनकर हैरी कहती है क्या रियो मिन सियोक? और वहीं पर डेमी अपने फादर के नाम को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। फिर उसके बाद हमें उनके फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मिन सियोक कर्नल चा के ऊपर अटैक किया था पर कर्नल चा उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उस पंच के वजह से उसके पीछे के दीवार का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर उसके बाद कर्नल चा अपने पैर से मिन सियोक के ऊपर किक करते हुए कहते हैं तुमने एक दीवार को अपने सिर्फ एक ही पंच में तोड़ दिया, उसके बाद भी क्या तुम अभी भी अपने आप को एक ह्यूमन कह रहे हो? और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कर्नल चा की किक मिन सियोक को लगी होती है, लेकिन सही समय पर मिन सियोक ने अपने दोनों हाथों से कर्नल चा के किक को ब्लॉक कर लिया होता है। फिर दिखाया जाता है मिन सियोक वहाँ से गायब हो जाता है और पलक झपकने के स्पीड से वो बिल्कुल कर्नल चा के पीछे पहुँच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे अपने पीछे कर्नल चा भी सेंस कर लेता है। फिर दिखाया जाता है मिन सियोक ने अपने हाथ के पंच को कर्नल चा के ऊपर कर दिया था, लेकिन कर्नल चा सही समय पर पीछे झुककर उस पंच से बच जाते हैं। फिर उसके बाद कर्नल चा थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो कुछ सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद वो मिन सियोक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते हैं जिसके वजह से मिन सियोक पीछे की तरफ धकेला जाता है और अभी भी कर्नल चा कुछ सोच रहे होते हैं। फिर वो उसके बाद मिन सियोक का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जो पंच तुमने मुझे मारा था वो काफी स्लो था, क्या तुम मेरे ऊपर नरमी बरत रहे हो? फिर मिन सियोक कहता है हाँ। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है तुम्हें क्या लगता है छोटे बदमाश कहीं के? फिर मिन सियोक उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है अगर मैं अपनी पूरी ताकत से फाइट करता हूँ तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। उसकी बातें सुनकर कर्नल चा एक पल के लिए वहीं चुपचाप खड़ा होता है। फिर वो परेशान होते हुए सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, जब से हम दोनों के बीच की फाइटिंग की शुरुआत हुई तब से मेरे बॉडी का हर एक सेल डर से कांप रहा है, हम दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। फिर उसके बाद कर्नल चा कहता है आखिर ये क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है मैं तुमसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। उसके बाद ये सुनकर कर्नल चा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर तुम्हारे जैसे एक सनकी आदमी क्या अपनी प्रोटेक्शन मुझसे मांग रहा है? फिर उसके बाद मिन सियोक कहता है नहीं, वो आदमी मैं नहीं हूँ जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसका नाम रियो डेमी
है और वो मेरी बेटी है। प्लीज मेरे साथ आए सभी लोगों को, मेरी बेटी को और मुझे ब्रिगेड के साथ रहने दो। और कर्नल चा सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि कर्नल चा के सामने मिनसोक घुटने के बल बैठा होता है। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम जो भी कहोगे मैं वो सभी काम करूंगा। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सिविलियन होल्डिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का कहता है क्या तुमने उसके बारे में सुना। फिर दूसरा लड़का कहता है हाँ मैंने सुना, वो लोग उसे मॉन्स्टर बोल रहे थे। फिर वही पहला लड़का कहता है उसकी आंखें काफी अजीब हैं। फिर दूसरा लड़का कहता है मैंने सुना कि उसकी आंखों में मेलानिन की कमी है। फिर पहला लड़का कहता है पर अगर ध्यान से सोचो तो उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल है। फिर दूसरा लड़का कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी असल में एक ज़ॉम्बी है। फिर उसके बाद मिनसोक को दिखाया जाता है जो काफी उदास होता है और वो जेल में कैद होता है और उसे जंजीर और रस्सियों से बांधा गया होता है और वो पहले की बातों को याद करने लगता है। जहाँ कर्नल चा कहता है ठीक है जो लोग आए हुए हैं हम उन्हें अपने ब्रिगेड में रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर असली प्रॉब्लम तुम हो। आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि तुम हमारे लिए खतरनाक नहीं हो। फिर उसके बाद मिनसोक कहता है आइसोलेशन। फिर कर्नल चा हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने अभी आइसोलेशन कहा। फिर मिनसोक कहता है हाँ अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मुझे सोलेटरी में लॉक कर दो। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में मिनसोक सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ। फिर दिखाया जाता है मिनसोक के पीछे वाले खिड़की के पास कोई आ जाता है और उसे मिनसोक भी सेंस कर लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि डेमी होती है जो आते हुए कहती है टाडांग। फिर उसे देखकर मिनसोक परेशान होते हुए पूछता है डेमी क्या तुम ठीक हो। फिर डेमी कहती है मैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अलार्मों को बंद कर दिया गया और सभी सोल्जर बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ तक कि बिना परमिशन के यहाँ आ गई। शेल्टर बहुत ज्यादा भरा हुआ है लेकिन असलियत में वो लोग डेमी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, जिसे मिनसोक भी समझ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। पर अपने फादर को अचानक से माफी मांगता देख डेमी कुछ समझ नहीं पाती। फिर मिनसोक कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं दोबारा इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन डेमी मैंने तुमसे किए गए वादे को तोड़ दिया। तुम सच में मेरे से काफी ज्यादा निराश हो गई होगी। फिर उसके बाद डेमी मिनसोक के सिर के ऊपर मारते हुए कहती है अगर आप नहीं होते तो ना तो मैं और न ही बाकी लोग यहाँ तक सेफली पहुँच पाते, तो अपने सिर को झुकाओ मत, ऊंचा रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आपके ऊपर हमेशा भरोसा करूंगी। फिर उसके बाद डेमी घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है अब मुझे जाना होगा, अगर मैं देर हो गई तो वो लोग 10 बजे के बाद चेकिंग करेंगे और मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे डांटेंगे। फिर उसके बाद डेमी उसे गुड नाइट कहती है और यहाँ पर मिनसोक भी स्माइल करते हुए डेमी को भी गुड नाइट कहता है और कहता है कि तुम अच्छे से सोना डेमी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए स्माइल कर रही थी और यहाँ पर मिनसोक भी स्माइल कर रहा था। फिर तभी अचानक से डेमी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फिर वो रुक जाती है और उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी और उसके रोने की आवाज मिनसोक भी सुन रहा था, जिसे सुनकर वो अपने सिर को झुकाए उदास खड़ा था और वो अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर तभी सोल्जर के पैरों को दिखाया जाता है और वहाँ पर कैप्टन गोक आया था जो मिनसोक से कहता है रियो मिनसोक ब्रिगेड कमांडर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद ब्रिगेड कमांडर को दिखाया जाता है जो मैप में एक निशाने के ऊपर अपनी उंगली को रखते हुए कहते हैं 20 मिनट पहले गोपावल में ढह गए स्टेशन के अंदर हमारे साउंड डिटेक्टर ने कई सारे सर्वाइवल के फ्रिक्वेंसीज को पकड़ा है। फिर वो टैब में दिखाते हुए कहते हैं और ये अजीब सा सिग्नल दूसरों से बिल्कुल अलग है। ये मिशन पूरे तरह से हमारे स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, एक बड़ी टीम हमारी स्पीड को स्लो कर देगी, इसलिए मैं कुछ लोगों को चुनकर भेज रहा हूँ। इस मिशन पर मैं और तुम जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कर्नल चा के सामने हमारा एमसी मिनसोक होता है और वो उसे अपने साथ अकेले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर कर्नल चा कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करोगे, तो अपने आप को साबित करो। फिर उसके बाद मिनसोक अपने हाथों में बंधे हुए जंजीर को खुद से तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो कहता है तो अब हम यहाँ से कब निकलेंगे। उसके बाद सुनकर कर्नल चा स्माइल करता है और एक इविल फेस बनाते हुए कहता है हम अभी के अभी निकलेंगे। और वही मिनसोक भी एक सीरियस फेस बनाते हुए सोच रहा होता है गोपेबल स्टेशन रेस्क्यू मिशन अब यहाँ से शुरू होता है।